गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मई 28 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। लेकिन आज बहुत खास दिन है। आज के दिन के लिए हम लोग साल भर तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस भी करते हैं आज के दिन के लिए। आज हमारा प्रीलिम्स है। प्रेप आईएएस की टीम से, मेरी तरफ से, सभी की तरफ से आपको बेस्ट विशेस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। घबराना नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान के पीएम हमेशा बोलते हैं। एकदम ठंडा दिमाग आपने रखना है और जितनी तैयारी आपने करी है अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखें, कामनेस दिखाएं। बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है। एग्जाम हॉल में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल सबका अलग अलग होता है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पे इजी लगते हैं तो रिलैक्स नहीं होना है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, आपने उसको कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो पैनिक नहीं करना है। तैयारी किया है, भरोसा रखिए, आराम से ठंडे दिमाग से पूरा टाइम लीजिए। बहुत सारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट सीरीज वगैरह में भी क्या करते हैं, 1 घंटे के अंदर ही प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर है उसको कवर करके बैठ जाते हैं। फिर वो 1 घंटा टाइम पास करते रहते हैं। ये नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। उसको कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी कई बार बीच में छोटी छोटी स्टेटमेंट को चेंज कर देता है, हल्का फुल्का फैक्ट चेंज कर देता है, छोटी छोटी टर्म्स को रिप्लेस कर देता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीजें हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो सिली मिस्टेक से बचे। आप सभी को फिर से हम लोग बेस्ट विश जो है करते हैं, यहाँ पे विश करते हैं। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं, उससे नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो पूरी जर्नी में हम आपका साथ देंगे। चलिए जी, आज का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आपको पता है कि आज संडे है, तो आज थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे आते हैं, आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। साइंस के आर्टिकल जो यूजुअली संडे को आया करते थे, आजकल इन्होंने क्या किया था हिंदू वालों ने, वो डेली बेसिस पे एक आधा साइंस का आर्टिकल कवर करना शुरू कर दिया है। तो आज बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक वाले आर्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हम लोग करने वाले हैं वो देख लेंगे। चीतास के बारे में हम लोग पहले काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन कर चुके हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, साल भर। लेकिन काफी सारे चीता जो है भाई वहां पे मर रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है पॉसिबल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या यह कोई नेचुरल कॉज हो सकता है, या फिर इंडिया की सिचुएशन ऐसी है भैया वहां पे इनकी डेथ हो रही है। ये बात थोड़ा हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एक केस स्टडी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जीएस पेपर 3 में, मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग के बारे में ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। 2015 में क्वेश्चन आया था। लेकिन फिर से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में केस स्टडी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कौन कौन से एथिकल इश्यूज वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा जो है मलाया तमिल्स, ये हम लोगों ने आपको कल एडिशनल आर्टिकल में दिया था और मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आज इसको जो है फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में डाल भी दिया है। तो थोड़ा जानेंगे मलाया तमिल्स के बारे में, इनकी हिस्ट्री थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं टेलीकॉम टेलीकॉम फ्रॉड का जो है दूर करने के लिए, हैंडल करने के लिए, वो हम यहाँ पे करेंगे। आयरन फोर्टिफिकेशन पुराना सा टॉपिक है, थोड़ा रिवीजन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो बात करेंगे आयरन फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके पॉजिटिव साइड क्या है, इसके नेगेटिव साइड क्या है, वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं। करंट अफेयर का हमारा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से पता है। सैटरडे को हमारे यहाँ पे क्लासेस होती हैं, जिसमें पूरे वीकेंड का आपको करंट अफेयर कवर करवाया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा वीकली जो है आपके जो है क्विज होंगे, आपको नोट्स मिलेगा, मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये जो पूरा प्रोग्राम है वो मेंस तक चलेगा, 2024 तक। तो आराम से हम आप हमारे साथ बने रहिए, प्रीलिम्स कवर करिए, मेंस की प्रैक्टिस करिए और अपनी जर्नी को आगे लेके जाइए। ठीक है, चलो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। कहता है मोब एंड जस्टिस। मोब एंड जस्टिस मतलब भीड़, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। अगर हिंदी में बात करें तो भीड़ तंत्र एक वर्ड जो है इसके लिए कई बार यूज किया जाता है। भीड़ तंत्र एक होता है लोकतंत्र, है ना। हमारे यहाँ पे जनतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और एक होता है मोब तंत्र, मतलब भीड़ अपने हाथ में जस्टिस ले रही है, ऑन द स्पॉट उसको जस्टिस कर रही है। ऐसा लग रहा है कोई सनी देओल की एक मूवी होती है जिसमें सनी देओल अपना जो है कोर्ट लगाते हैं, देवा की अदालत 5 बजे के बाद शुरू होती है। मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर किसी को याद आ रहा है। तो ये बेसिकली उस तरह का मूव जस्टिस होता है। भीड़ अपने हाथ में कानून ले लेती है। भीड़ को लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस पर्टिकुलर चीज के लिए जिम्मेदार है, तो उसको पुलिस पे जाने के बजाय, कानून प्रक्रिया का फॉलो करने की बजाय खुद ही जस्टिस जो है वो हाथ में ले लेते हैं। एक मोटे मोटे टर्म पे आप ये कह सकते हो। प्रेजेंट टर्म की अगर हम बात करें तो जैसे काउ विजिलेंटलिज्म, कहीं आपने केस सुना होगा। काउ विजिलेंटी जो होते हैं वो जैसे पहलू खान का केस हुआ था, कई सारे केस हुए राजस्थान में, 1-2 केस हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, जहां पे कुछ 20-50 लोगों ने किसी के घर में जाके उसको मार दिया, उसको पीट दिया, ये बोल के कि आप तो जो है काउ मीट जो है वो यहाँ पे बेच रहे थे या खा रहे थे। वो एक भीड़ तंत्र आपने बात देखा। मेघालय में पिछले दिनों हम लोगों ने एक और केस देखा था, जहाँ पे भीड़ ने
एक आदमी को जिसके ऊपर रेप के चार्जेस थे उसको पुलिस थाने से निकाल के उसको सामने ही जला दिया गया थाने के सामने। तो ये मोब तंत्र। अब देखिए देखिए भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, फेसलेस होती है, तो भैया आप किसके ऊपर केस चलाओगे? ये ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बारे में ही आज की जो है केस स्टडीज है, थोड़े इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो और प्रेजेंट केस क्या है? प्रेजेंट केस ऐसा है कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये केस हुआ था, जहां पे 2018 में जो है एक मुस्लिम डेयरी फार्मर्स था, उसकी डेथ कर दी गई थी। उसको लेके जो है राजस्थान के सेशन कोर्ट में बेसिकली अभी कुछ लोगों को 7 साल की सजा वहां पे मिली है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एथिकल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए हो सकता है। जब भाई देखो यार, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस कुछ चीज होती है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ चीज होती है। अगर आपने हाथ में ही लोग लेने लगेंगे कानून को, तो कैसे काम चलेगा? तो देयर आर मेनी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। तो थोड़ा बहुत हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव 4 के परस्पेक्टिव से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। देखिए, अगर भीड़ अपने हाथ में न्याय ले रही है, तो इसका मतलब ये हमारे स्टेट का फेलियर है ना, सरकार का फेलियर है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है जस्टिस सिस्टम के अंदर। इसीलिए वो अपने हाथ में ये सारी चीजें ले रहे हैं, खुद ऑन द स्पॉट जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा, राइज ऑफ इनटॉलरेंस। जैसे काउ विजिलेंटिंग का हम लोगों ने एग्जांपल दिया है ना। कई केस में उत्तर प्रदेश के 2 केस ऐसे हुए थे जहां पे मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, लेकिन बाद में जो फोरेंसिक रिपोर्ट में आया तो ये पता चला कि वो काउ मीट था ही नहीं। और मान लो अगर वो काउ मीट होता भी, तब भी भीड़ को कोई अधिकार नहीं है उस आदमी को मारने का। हमारे पास एक प्रॉपर कानून प्रक्रिया है, आप उसके थ्रू जो है उसको जा सकते हो। अगर वो सब्सटेंस या वो पर्टिकुलर चीज अगर वो बैन है, इलीगल है, तो डेफिनेटली कानून अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन राइज ऑफ इंटॉलरेंस की जब हम लोग बात करते हैं, वो तो बढ़ रहा है, खासकर जो मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमी जो कम्युनिटीज हैं उनके अगेंस्ट में, जैसा कि जो है यहाँ पे देखा जाता है। मिसगाइडेड यूथ। यार यूथ आजकल बड़ा इमोशनल हो गया है ना। एक तो अनएम्प्लॉयड है, काम है नहीं, खाली इधर से उधर घूम रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना। अब यंग लोग हैं, एनर्जी बहुत होती है, गुस्सा आता है, क्योंकि काम धंधा है नहीं, घर से इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कैसे निभाओगे? बॉडी में एनर्जी बहुत है, दिमाग में एनर्जी बहुत है, दिमाग इधर उधर घूमता है। तो ऐसे यूथ को ना मिसगाइडेड किया जाना बहुत आसान है। बहुत बार रिलीजियस लीडर्स के द्वारा, बहुत बार पॉलिटिशियंस के द्वारा उनको मिसगाइड किया जाता है, उनका माइंड जो है वॉश कर दिया जाता है। क्योंकि यूथ के अंदर एनर्जी होती है, तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो अपना एक्सप्रेशन दिखाएगी। अब जैसे आप भी यूथ हो, आपके अंदर भी एनर्जी है, तो ये आप एक्सप्रेशन कहाँ दिखा रहे हो? यूपीएससी की तैयारी करने में, कोई आर्मी ज्वाइन कर रहा है, कोई ऑफिस में अपनी जॉब कर रहा है। तो जब आप एंगेज होते हो किसी एक्टिविटी में, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइन कैसी है, आपको आप कहाँ मोटिवेट हो रहे हो। तो बहुत सारे लोग जो सड़कों पर जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं या आग लगा रहे हैं, इस तरह का वायलेंस कर रहे हैं, तो ये मिसगाइडेड यूथ है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे है। और जिस तरह से सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो आजकल यूथ को मिसगाइड करना, उनके ब्रेन वॉश करना, ये बहुत आसान हो गया है। डिफेंस। मोब्स वायलेंस may be done for the defense against any perceived and the presumed threat from other social groups. It is also motivated by the desire to protect one's territory. Example, mole crime against the nation citizens. है ना, कई बार लोग को ये लगता है कि भाई हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी जो है मोब क्राइम जो है कई बार करती है ना। बायस्ड व्यू, बायस अगेंस्ट एनी ग्रुप, है ना। जैसे हम लोग जैसे मुस्लिम्स, कुछ लोगों का जो है एक बायसनेस है, एक प्री कंसीव्ड नोशन है मुस्लिम कम्युनिटी को लेके। तो एक ये रीजन हो सकता है। बहुत बार कई बार ट्राइबल कम्युनिटीज को लेके इस तरह का एटीट्यूड देखने को मिलता है। बहुत बार जो है एससी कम्युनिटीज, शेड्यूल जो दलित के लिए जो है इस तरह का देखने को मिलता है। तो इस तरह का बायस व्यू भी जो हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव चला आ रहा है, उसको कई बार हवा मिल जाती है कुछ रीजन की वजह से, है ना। लैक ऑफ इम्प्यूनिटी। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द राइज इन द मोब लिंचिंग इज इम्प्यूनिटी। पुलिस फाइंड इट डिफिकल्ट टू रजिस्टर केसेस अगेंस्ट अ बिग क्राउड, क्योंकि क्राउड का कोई फेस तो होता नहीं है। इसकी वजह से कुछ लोगों को एडवांटेज मिल जाता है, तो कुछ लोग उनके बीच में घुस के ना अपना काम कर देते हैं। ये बड़ी समस्या है। और हमारे देश में मॉब लिंचिंग को लेके इंडियन पिनल कोड के अंदर कोई प्रॉपर लॉ नहीं है जो पर्टिकुलरली मॉब लिंचिंग को जो है वो डील करता हो। तो लोग इसके बच के निकल जाते हैं, वो है ना, वो प्रोपेगेंडा वगैरह जो है यहाँ पे किया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द एथिकल इश्यूज जो आपको पता होने चाहिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और एथिकल इश्यूज भी हैं ये, और रीजंस भी हैं। ठीक है, एथिकल इश्यूज में और आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, ये देखिए। इंक्रीज इन टॉलरेंस, ये रीजन भी है, एथिकल इश्यूज भी है। शो लैक ऑफ एम्पथी।
मॉब लिंचिंग जो है, जब वो किसी के खिलाफ वो काम करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उनकी कोई एम्पैथी नहीं है ना? एकदम बिल्कुल स्टोन कोल्ड हो जाते हैं। फेलियर ऑफ द स्टेट हम लोगों ने बात कर ही लिया। लैक ऑफ विजडम, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द मॉब लिंचिंग आर बेस्ड ऑन द रूमर्स एंड द प्रोपेगेंडा। बेंगलुरु वगैरह के अंदर हम लोग को देखने को मिला था ये, जब नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों के खिलाफ कुछ भीड़ ने जो है कुछ वायलेंस वगैरह वहां पे किया था। रूमर्स फैला दिए गए थे, बेसिकली मोस्टली टाइम पे रूमर्स भी जो होते हैं। और आजकल का आपको पता ही है कि लोग किस तरह के हो गए हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में अटेंशन स्पैन कम हो गया है। कोई भी उस चीज़ को वेरीफ़ाई करने की कोशिश नहीं करता। अगर मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो झट से बिलीव कर लोगे। अच्छा, ये सही होगा। आप 4 लोगों को फॉरवर्ड करते हो, आगे वो 4 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। तो वो सलमान खान वाली चेल बन जाती है, 3 लोगों को, 3 लोगों को, 3 लोगों को। सलमान खान ने बोला था भलाई करिए 3 लोगों को लेकिन यहाँ पे कुछ और हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट गुड, इंसिडेंट ऑफ द मॉब लिंचिंग टर्न द कम्युनिटी अगेंस्ट द कम्युनिटी। अब एक बार जब आप किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में हो जाते हो, इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो दरार है बीच में जो पड़ जाती है, वो उसको उसको भर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर वो जो एनिमिटी है वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो दीज आर सम ऑफ द एथिकल इश्यूज एंड दीज आर सम ऑफ द रीजंस। बाकी मैंने यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बताए हुए हैं 2 तरह के। एक तो आपका सॉल्यूशन का इमीडिएट सॉल्यूशन होता है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है। इनके अलावा कुछ और सॉल्यूशन अगर आपको ध्यान में आते हैं, कैसे हम लोग मॉब लिंचिंग को या मॉब जस्टिस को कम कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एग्जाम में यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा से भी आ सकता है। इट्स बीन 7 और 8 ईयर्स क्वेश्चन यहाँ से आया था, दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट ऑफ द मॉब लिंचिंग, यस। warn the people, assign such cases to the fast track courts, yes, and use of the persuasion, community leaders can persuade the people of the community। जिसमें हम लोग सेलिब्रिटीज को यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग रिलीजियस लीडर्स को यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी लीडर्स को यूज कर सकते हैं कि भाई वो लोगों को समझाएं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए स्पेसिफिक लॉज हमारे पास होने चाहिए, वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, है ना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, और द कम्युनिटी पोलिसिंग भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर मेरे मोहल्ले में मेरे आस पड़ोस में अगर कोई लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपको पता चल जाता है, तो हम लोग भैया इंसिडेंट होने का वेट ना करें, एक कम्युनिटी पुलिसिंग करें। हमारा भी फर्ज होता है कि हम लोग पुलिस को बता सकते हैं कि ऐसा कुछ करके हो रहा है, ऐसा होने वाला है, प्लीज आप कुछ एक्शन ले लीजिए। आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा 100 नंबर पे फोन करिए और बता सकते हो, है ना। इस तरह की चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए जी। चीता इंट्रोडक्शन विदाउट कंसिडरिंग स्पेशल इकोलॉजी। स्पेशल मतलब जो स्पेस के रिगार्डिंग है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा स्टडी ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ पे क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था चीताज को, है ना। लेकिन वहां पे कितने सारे चीता मर गए हैं यार। क्या रीजन इसका हो सकता है? इसका रीजन एक यही हो सकता है, हम लोगों ने स्पेशल स्टडी नहीं किया है। एक चीता की जो हम लोगों ने अफ्रीका के अंदर स्टडी किया है, वहां पे हम लोगों ने ये पाया था कि एक चीता के लिए एटलीस्ट 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है घूमने फिरने के लिए, अनफेंस्ड प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर। अनफेंस्ड मतलब जिसके चारों तरफ फेंस नहीं होती है, बाढ़ नहीं होती है, वो अनकंट्रोल्ड होता है। अफ्रीका के अंदर जहां पे मोस्टली चीताज हैं वो फेंस्ड हैं। इंडिया के अंदर किया गया था अनफेंस्ड। अनफेंस्ड टेरिटरी में एटलीस्ट 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है वन चीता के लिए। लेकिन क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे उसके पास उतना एरिया है नहीं। तो घूमने के लिए एरिया है नहीं, तो पहली बात उनको वैसे ही स्ट्रेस हो गया बेचारों को। उसके अलावा और भी यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं। Using only the prey density in the national park, the carrying capacity for the cheetah was calculated to be 21, which translates into the 3 cheetahs per 100 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जब हम लोगों ने स्टडी किया अफ्रीका में, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए हमें एक चीता चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने क्यूनो नेशनल पार्क के लिए किया, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर में 3 चीता को कंसिडर कर लिया। तो ऑलरेडी भैया 2 चीता तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए ना यार। The cheetah density is just about 100 स्क्वायर किलोमीटर इन कीनिया, जहां पे हम लोगों ने स्टडी किया था मसाई मारा के अंदर, जो कि वहां पे बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है कीनिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो भैया आप जब स्पेस की स्टडी ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब होता क्या है, जैसे एक चीता यहाँ पे रहता है, दूसरा चीता यहाँ पे रहता है, इनके बीच में 20 से लेके 23 किलोमीटर का गैप होता है। ठीक है, और इसके बीच में अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक मेल यहाँ रहता है, एक मेल यहाँ रहता है। ठीक है जी। बीच में कौन रहते हैं? बीच में रहती हैं फीमेल या फ्री फ्लोटर्स। चीता ना 2 तरह से बिहेव करता है। एक चीता होते हैं टेरिटोरियल,
जो अपनी टेरिटरी बना के रखते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे चीते होते हैं फ्री फ्लोटर्स, वो घूमते रहते हैं इधर से उधर, उनकी कोई ऐसी टेरिटरी नहीं होती। जब मन किया खा लिया, जब मन किया सो गए, जब मन किया जो है उनको शिकार कर लिया, इस तरह से रहते हैं। जब भी वो रहते हैं तो 20 से 23 किलोमीटर उनके बीच में गैप होता है, और बीच में जो है फीमेल्स वगैरह जो है वो घूमती हैं और फ्री फ्री फ्लोटर्स होते हैं। लेकिन इतना स्पेस उनको क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर नहीं मिल रहा है। एक यहाँ पे ये बहुत बड़ा रीजन नजर आता है। और क्या रीजन हो सकते हैं चीता के मरने के, जो इन्होंने यहाँ पे बताया है। देखिए आपको पता ही है कि भैया हम लोगों ने 10 चीता पहले मंगवाए, फिर हमने मतलब नामीबिया से भी चीताज मंगवाए, और फिर हम लोग ने साउथ अफ्रीका से चीता मंगवाए। और हमारा आइडिया ये था कि आने वाले हर साल हम लोग जो है 8 से 10 चीता मंगवाएंगे इंडिया में, जब तक 35 चीताज को हम लोग इंडिया में एस्टेब्लिश ना कर दें, सेल्फ सस्टेन ना हो। ये जितने भी चीता हैं उनको एक कॉलर, रेडियो कॉलर दिया गया है उनकी एक्टिविटी को नजर रखने के लिए। खैर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी 3 कब्स मर चुके हैं, छोटे बच्चे चीता के जो पैदा हुए थे मर गए हैं। इनका रीजन क्या नजर आ रहा है, देखिए इन्होंने कहा कि भाई जब हम उनको ट्रैक कर रहे थे तो वो बेचारे काफी कमजोर नजर आ रहे थे, माल न्यूट्रिशन हो गए थे, मतलब उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया था तब भी यही पाया कि एक्सट्रीम हीट की वजह से उनकी डेथ हुई है, वीकनेस की वजह से डेथ हुई है, और माल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ हुई है। अंडरवेट थे, उनका वजन काफी ज्यादा कम था। ये यहाँ पे समस्या नजर आ रही है। और क्या समस्या नजर आ रही है, आर दिस डेथ अनयूजुअल, क्या ऐसा अफ्रीका में नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता है? इन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है। चीताज की बेसिकली जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई होती है। सर्वाइवल रेट जो है चीता का सिर्फ 10% होता है। ऑलरेडी फॉरेस्ट के अंदर, अफ्रीका में हो चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, 10% होता है। तो चीतों का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है अगर आप इस सेंस में देखें तो। दूसरी बात जो इन्होंने यहां पे कही है, जैसे साशा और उदय, इनके मरने का रीजन क्या था? इनके मरने का रीजन था रीनल इन्फेक्शन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। कुछ चीता जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं टेरिटरी के लिए के, तो वो जब घायल हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है। और रीजन क्या हो सकता है? 60% ऑफ द डेथ टू द प्रिडेशन, मतलब शिकार की कमी है भाई। जब शिकार की कमी होती है तभी चीता इधर उधर भागता है, और जब वो भागता है तो एक दूसरे के साथ कोलिजन भी करता है। बहुत बार जो छोटे चीता होते हैं वो मदर के द्वारा अबेंडन कर दिए जाते हैं 16% केसेस में। तो वो जो छोटा बच्चा होता है बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी भी डेथ हो जाती है। और अगर आप इंडियन चीताज की बात करो, जिस मदर ने बेबीज को जन्म दिया था, वो जो मदर थी वो एक्सपीरियंस नहीं थी, पहली बार वो मदर बनी थी। तो क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस थी तो उसके बच्चों को रेज करना उसको बहुत अच्छे से नहीं आता था। हाँ, अब वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम अगर वो मदर बनेगी तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस होगा, तो ज्यादा अच्छे से बच्चों को कैरी कर सकती है, उनको संभाल सकती है ना। ये कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। इंडिया का ये कहना है, हमारे जो ग्रुप्स हैं, कि इवन हाफ ऑफ द चीता सर्वाइविंग द फर्स्ट ईयर वुड बी एड इंडिकेटर ऑफ द सक्सेस। मतलब 20 चीता में से अगर पहले साल 10 चीता भी सर्वाइव कर जाते हैं तो हम इसको अपनी सक्सेस मानेंगे। यार ये तो मुझे तो काफी कम लग रहा है, बट एनीवेज ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो इस तरह से यहाँ पे रहती है, ठीक है। उसके अलावा क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर जो प्रेज हैं, जो डियर्स वगैरह हैं जिसको कंज्यूम किया जाता है चीता के द्वारा, वो भी काफी कम है। इसका मतलब उनको घूमने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, शिकार के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो मुकुंदरा रिजर्व जो राजस्थान के अंदर है वो एक पॉसिबल जगह हो सकती है इन चीतास को रेज करने के लिए। तो इन्होंने यही कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इंडिया में चीता आएंगे तो उनको हम लोग दूसरे रिजर्व के अंदर भी डाल सकते हैं, जो कि मुकुंदरा रिजर्व पड़ता है, और ये क्यूनो नेशनल पार्क के आसपास ही पड़ता है। तो यहाँ से घूमते हुए चीता आराम से वहां पे भी जा सकते हैं, तो उनकी बड़ी टेरिटरी यहाँ पे मिल जाएगी। इंडिया डज नॉट बिलीव इन द फेंस्ड प्रोटेक्शन, जैसे अफ्रीका में फेंस प्रोटेक्शन किया जाता है, इंडिया में नहीं होता है। हम क्योंकि को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करते हैं बीस्ट के साथ, जैसे आप लाइगर लायन को देखें, टाइगर को देखें, लेपर्ड को देखें, इनकी कंजर्वेशन भी हम लोगों ने कभी फेंस का यूज नहीं किया है। अल्टीमेटली उनको हम लोगों ने ओपन छोड़ दिया है। तो हम लोग चीता के अंदर भी वही अलाउ करेंगे, फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने वहां पे किया है। तो ये थोड़ा सा चीता के बारे में आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो क्यूनो नेशनल पार्क के बारे में कुछ डिटेल मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है ऑलरेडी, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बारे में भी डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है जी। देखिए, ये रहा आपका क्यूनो नेशनल पार्क, ठीक है, पालपुर क्यूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या इसको बाद में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। आप ये देखिए, और इधर आता है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो इसकी टेरिटरी में अगर आप देखेंगे तो इधर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, इधर आपका राजस्थान आ जाता है, और यहीं पे आपका पड़ता है कोटा के पास में मुकुंदरा
टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से घूमते हुए आराम से इधर आ सकते हैं जंगल के थ्रू, अगर हम इनको दोनों को कंबाइन करते हैं। और अगर मुकुंदरा के अंदर भी हम लोग चीताज के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो एक यहाँ पे हो सकता है। चलिए जी, 200 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल किसकी बात कर रहा है? देखिए, पहले आपको थोड़ा श्रीलंका की डेमोग्राफी समझना पड़ेगा। श्रीलंका की डेमोग्राफी को बेसिकली हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रीन कलर का है, एक ये आपको ऑरेंज और थोड़ा पर्पल कलर का नजर आ रहा है कंबाइन करके, और एक येलो कलर का आपको नजर आ रहा है। श्रीलंका का जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे कुछ माउंटेनियस एरियाज हैं। यहाँ पे आपको कॉफी और टी प्लांटेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे जो टी प्लांटेशन की जाती है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। यहाँ पे टी प्लांटेशन करने के लिए जो लेबर थी वो इंडिया से आई थी। अराउंड 200 ईयर्स पहले ब्रिटिश उनको लेके यहाँ पे आए थे। उन्हीं लेबरर्स को, यानी कि जो टी वर्कर्स होते हैं, उनको कहा जाता है मलाया तमिल्स। उसके अलावा जो ये आपको नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में ये जो टेरिटरी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे कौन रह रहे हैं? देखिए, ऑरेंज कलर में लिख रहा है श्रीलंकन तमिल्स, ग्रीन कलर में है सिनलीज, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और श्रीलंकन बेसिकली जो अपने आप को ओरिजिनल मानते हैं। हालांकि जब श्रीलंकन तमिल्स की बात करते हैं, ये हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, हजारों साल से चोला एम्पायर और उससे पहले भी वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आइस एज से पहले, ड्यूरिंग आइस एज, ये जो बीच में आपको यहाँ पे पाक स्टेट नजर आ रही आती है, और ये आपको जो गल्फ ऑफ मन्नार नजर आती है, इसका पानी काफी नीचे हुआ करता था और लोग आराम से ट्रेवल किया करते थे। छोटी मोटी बोट से भी आप ट्रेवल कर सकते थे उस समय, क्योंकि पानी काफी नीचे हुआ करता था। बहुत सारे इंडियंस जो है वहां पे सेटल हो गए थे, इंडियन मेन लैंड से श्रीलंका में सेटल हो गए थे, जिन्हें आज हम लोग श्रीलंकन तमिल जो है वहां पे कहते हैं। ये जो पर्पल कलर आपको नजर आ रहा है, ये है श्रीलंकन मूर, मतलब श्रीलंकन मुस्लिम्स जो है उनको वहां पे मूर कहा जाता है। तो ये छोटा छोटा आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, श्रीलंकन तमिल्स के बारे में तो क्या ही बताएं, LTTE के बारे में बहुत अच्छे से पता ही है। इशू इनका है, ये जो यहाँ पे मलायन जो तमिल्स हैं, इनको भी काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है। मलायन तमिल्स की जो लैंग्वेज होती है वो इंडियन तमिल्स के 99% जो है सिमिलर होती है। लेकिन जो श्रीलंकन तमिल होती है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हालांकि होती तमिल ही है, हल्का सा डिफरेंस उसके अंदर होता है। अब इनको लेके यहाँ पे समस्या है भैया। यूएन के स्पेशल रैपोर्टर ने ये कहा है कि भैया यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और लार्ज स्केल पे स्लेवरी होती है। ये लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको पैसा वैसा नहीं मिल पाता है। ये बड़ी समस्या यहाँ पे है। 1.5 लाख के आसपास जो है वो मलायन तमिल्स वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनके साथ काफी इश्यूज होते हैं, मार पिटाई भी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। उसको लेके थोड़ा सा ये इशू था। सिटीजनशिप एक्ट 1948 जब आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका ने पास किया, तो इसमें मलायन तमिल्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और वो बेचारे स्टेटलेस हो गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग हैं ही नहीं, ये आप इंडिया में वापस चले जाइए। उनके साथ मारपीट भी हुआ, वायलेंस भी हुआ बहुत बार। 1958, 77, 81, 83 में खूब कम्युनल वायलेंस हुए, काफी लोगों को मारा गया। 1964 का पैक्ट किया गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पीएम हुआ करते थे, तो लगभग 5 लाख जो है तमिलियंस वो इंडिया में आ गए थे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, जो रहते हैं उनके साथ खूब सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। हालांकि 2003 के अंदर सिटीजनशिप एक्ट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया गया, उनको श्रीलंकन सिटीजन मान लिया गया है, लेकिन आज भी लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी टेरिटरी की नॉलेज भी आपको यहाँ पे हल्की फुल्की होनी चाहिए। चलिए जी, विल AI टूल हेल्प डिटेक्ट द टेलीकॉम फ्रॉड? टेलीकॉम फ्रॉड का मतलब यहाँ पे क्या है? बेसिकली एक आदमी लीगल तौर पे अपने नाम के ऊपर 9 सिम्स इश्यू करवा सकता है, ठीक है? नो, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई एक आदमी के नाम पे ना 500 सिम हो रहे हैं, और उसको पता भी नहीं है बहुत बार। तो देखिए, बहुत बार पता होता है, बहुत बार नहीं भी पता होता है, ठीक है? पंजाब के अंदर तो एक आदमी के नाम पे जो है 1500 से ज्यादा सिम हो गए भाई। उसकी फोटो सेम थी, लेकिन एड्रेस, आधार कार्ड वो अलग अलग था, जबकि पिक्चर सेम है। और सारी समस्या यहीं पे आके खड़ी हो जाती है, पिक्चर के ऊपर। अब ये कैसे? देखिए, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से तो आप पहचान सकते हो कि आदमी अलग है, पिक्चर से कैसे पहचानोगे? एक ही आदमी की पिक्चर है। वो लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर को क्लियर नहीं देते हैं, वो ब्लर रहती है थोड़ी सी, उसका कलर वगैरह चेंज कर देते हैं और उसको लेके सिम कार्ड जो है इशू करवा लेते हैं, फिर फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक सिस्टम यूज किया गया जिसे कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर द टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, जिसे कहा गया ASTR। अब जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे नाम पे एक सिम है,
मैंने अपने नाम पे निकलवाया हुआ है या 2 निकलवाए हुए हैं, मैंने आपको अपनी वहां पे पिक्चर तो दी होगी। अब मान लो कोई और आदमी मेरी पिक्चर लगा के अपने फॉर्म पे और सिम इशू करवाता है, अब मुझे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें नाम एड्रेस तो उसी आदमी का है लेकिन पिक्चर मेरी है। तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इस ASTR सिस्टम के थ्रू। फेशियल रिकॉग्निशन पावर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी टेलीकम्युनिकेशन जो सब्सक्राइब प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आपको सिम प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये गवर्नमेंट को पूरा डेटा देते हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर डेटा चला गया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उस पिक्चर की मैचिंग करते हैं। 10 सेकंड के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा इमेजेस को वेरीफाई कर सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अगर उसको लगता है भाई ये आपका फेस जो है किसी और के फेस से मैच कर रहा है, यानी कि आपका जो फेस था उससे मिलता जुलता कोई और सिम कार्ड अलॉट हुआ है उसी पिक्चर के ऊपर, इसका मतलब वो फ्रॉड हो रहा है। फिर आपसे वेरीफाई किया जाता है, अगर वो फ्रॉड है तो सिम कार्ड को बंद कर दिया जाता है। तो ये पिक्चर के थ्रू बेसिकली हम लोग फ्रॉड यहाँ पे निकाल रहे हैं। इंडिया हरियाणा जो है कई मेवात के अंदर जो है सबसे पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट दिया गया था, और मेवात के अंदर कई हजार 80-90 हजार सिम को बंद कर दिया गया था जब ये पता चला कि वहां पे फ्रॉड हो रहा है। तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला वगैरह के अंदर 2012 से ही हम लोग लगभग इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको नेशनल लेवल पे यूज नहीं किया गया था। अभी सरकार ने कहा है कि हम इसको नेशनल लेवल पे भी करने वाले हैं। यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट है, छोटी सी टर्म है जिसे कहा गया है फजी लॉजिक, ये आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। फजी लॉजिक का मतलब होता है वंस अ फेस इज मैच्ड, ASTR एल्गोरिथम यूजेस इट डिस्कवर फजी लॉजिक टू फाइंड द सिमिलैरिटीज ऑफ द अप्रोक्सीमेट मैचेस ऑफ द सब्सक्राइबर नेम्स। देखिए क्या होता है, अब मेरी पिक्चर है, ठीक है, मेरी पिक्चर से मिलती जुलती किसी और की पिक्चर हो सकती है, लेकिन ये क्लियर नहीं आ रही है, ये थोड़ी सी ब्लर आ रही है, और उसके नाम पे सिम तो इशू हो गया। अब वो सिस्टम के अंदर जाएगा तो सिस्टम बताएगा कि भाई ये दोनों जो है आपस में 97% मैच करते हैं, मतलब फ्रॉड होने के चांसेस हो गए हैं। तब गवर्नमेंट क्या करती है, इस लॉजिक के ऊपर फिर बाद में उस आदमी का नाम, एड्रेस वगैरह वो सब चेक किया जाता है। इसे कहते हैं फजी लॉजिक। ठीक है, फजी मतलब ब्लर टाइप का या जो क्लियर कट आपको नहीं दिखता है, वो यहाँ पे होता है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पंजाब पुलिस ने इट हैड ब्लॉक्ड 1.8 सिम कार्ड अभी रिसेंटली, और एक आदमी के नाम पे जो है 500 कनेक्शन थे भाई, और उसको पता भी नहीं था बेचारे को, है ना। फोटो लगभग लगभग सिमिलर थी, लेकिन डिफरेंट KYC फॉर्म जो है भर दिया गया था, नाम, एड्रेस, प्रूफ वगैरह। तो यार फोटो तो आजकल हर जगह अवेलेबल है, आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपकी 500 फोटो वहां पे होंगी, तो आपकी फोटो का यूज करके कोई भी निकलवा सकता है सिम कार्ड। क्योंकि जो दुकान वाले होते हैं वो ज्यादा चेक वेक करते नहीं है, और हो सकता है कई बार दुकान वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई हजार ऐसे लोगों को डी रजिस्टर किया गया है, उनके लाइसेंस उनको ब्लॉक किया गया है, ब्लैकलिस्ट किया गया है, जो कि ये स्कैम का काम कर रहे थे। लोग या क्या करते हैं, आपके सिम कार्ड का 2-3 बार यूज करेंगे, स्कैम करेंगे, उसको तोड़ के फेंक देंगे, ये सब होता है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने ये किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी में सभी कुछ अच्छा है, बहुत बार यहाँ पे दिक्कतें भी होती हैं। दिक्कतें होती है कि कोई भी टेक्नोलॉजी इनएक्यूरेट हो सकती है, तो वो चांसेस यहाँ पे रहते हैं। 100% एक्यूरेसी नहीं है इसके अंदर, टेक्निकल एरर होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। और स्किन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे आप ये देखिए अमेरिका के एयरपोर्ट्स वगैरह के अंदर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। वहां पे ये देखा गया है कि यूजली जो ब्लैक अमेरिकन हैं, यानी कि डार्क स्किन जो लोग हैं, वो उनको मिस आइडेंटिफाई कर लेता है। कोई क्रिमिनल होता नहीं है लेकिन उसको भी क्रिमिनल लिस्ट के साथ मैच कर देता है, वहां पे ज्यादातर नजर आता ही है। तो ये भी एक इशू यहाँ पे हो सकता है। इसे हम लोग जो है फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, या फॉल्स पॉजिटिव, मतलब फॉल्स पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन वो फॉल्स है। और कई बार फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, एक आदमी जो है वो क्रिमिनल है लेकिन वो दिखाया गया क्रिमिनल नहीं है। फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। और प्राइवेसी का कंसर्न भी यहाँ पे ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपसे तो कंसेंट नहीं लिया जा रहा उस चीज के लिए। और भैया हमारे यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी, लेकिन सरकार आपसे कंसल्ट करती नहीं है, क्योंकि जब आप सिम कार्ड लेने जाते हो तो आपको ये बताया नहीं जाता है उस सिम कार्ड देने वाले के थ्रू कि भैया देखिए हम आपका डेटा देंगे, और आप ऐसे ऐसे करके उसको यूज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। कोई ऐसा पब्लिक नोटिफिकेशन तो नहीं है इस चीज के लिए, पर्दे के पीछे हो रहा है सब कुछ। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी हमारे देश में अभी तक है नहीं। तो देखो कुछ इश्यूज तो हैं इसके साथ। तो देर आर सम पॉजिटिव साइड, देर आर सम नेगेटिव साइड, जो हमेशा से ही होता है। बस बात वही है कि it should be limited to the instances where the both public interest and the constitutional morality can be in the sync।
हर केस में आप इसका यूज मत करिए, जहां पे आपको डेंजरस लगता है वहां पे जाके आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो सेंसस का डिजिटल ऑनलाइन वाला सिस्टम है, एनपीआर को अपडेट करने वाला, ये टॉपिक हम लोगों ने परसों कर लिया था, और आई होप आपके पास कंटेंट भी उसका होगा। अगर नहीं है तो परसों वाली जो वीडियो है आप उसमें जाके देखें, एनपीआर हम लोगों ने कवर किया था, और उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको भी जाके कर सकते हैं। आयरन फोर्टिफिकेशन एक छोटा सा टॉपिक है। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है बेसिकली जो सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू या जो पोषण स्कीम के थ्रू जो आपको राइस देती है बेसिकली, उसके अंदर हम लोग आयरन को ऐड कर देते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन में हम लोग सिर्फ आयरन को नहीं बल्कि कई सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे आपने विटामिन को ऐड कर दिया है ना, फोलिक एसिड ऐड कर दिया, विटामिन ए, विटामिन डी, थोड़ा सा वो आपने ऐड कर दिया, आयरन को आपने ऐड कर दिया, B12 को आपने ऐड कर दिया, ये फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। आयरन फोर्टिफिकेशन इसी का पार्ट होता है फूड फोर्टिफिकेशन का। लेकिन आयरन फोर्टिफिकेशन का समस्या है भाई, समस्या ये है कि इससे ना कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इस अगर आप ज्यादा आयरन कंज्यूम करते हो तो आपको डायबिटीज होने का भी चांस यहाँ पे रहता है। ठीक है जी, तो ये तो समस्या बड़ी है, डायबिटीज वाली हो गई। और समस्या क्या क्या है? और समस्या ये है कि इनका ये कहना है कि हमारी बॉडी सिर्फ 5 to 10% आयरन ही एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जो अनएब्जॉर्ब जो आयरन होता है वो बाद में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है। कोलोनिक माइक्रोबाइटा जो होता है वो उसकी ग्रोथ कर सकता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, जो बाद में लीवर टिश्यूज के अंदर प्रॉब्लम कर सकता है। तो ज्यादा प्रॉब्लम है, लीवर फाइब्रोसिस भी हो सकता है, और प्रोग्रेशन थ्रू द सिरोसिस, मतलब यार लीवर सूज जाएगा, लीवर जो है काम करना बंद कर सकता है, समस्याएं बहुत ज्यादा, और डायबिटीज की भी तरफ जो है वो लेके जाता है। वीमेन में इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो काफी ज्यादा आयरन जो है वो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन मेन के केस में ऐसा नहीं हो पाता, जो स्टडी के अंदर देखा गया, तो मेन आर पर्टिकुलरली मोर वल्नरेबल टू द एक्सेस आयरन इनटेक, ये इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे कहा है। तो आयरन जब दिया जाता है फूड सिस्टम के थ्रू, इसका नेट बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं है जितना स्टडीज के अंदर दिखाया गया है, या फिर जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है ये सब इंट्रोड्यूस कर रही है। तो इट्स बेटर कि सरकार जो है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच यहाँ पे ले, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उसको करें। खासकर ऐसे पेशेंट जो थैलेसीमिया के शिकार होते हैं, सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है, या मलेरिया वाले की जो कंडीशंस होती हैं, उनको तो भाई आप आयरन दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आयरन को एब्जॉर्व ही नहीं कर पाते हैं। टीबी पेशेंट्स आर अनेबल टू एब्जॉर्व द आयरन। अब कोई भाई टीबी पेशेंट है, उसको आप ऐसा राइस दे रहे हो जिसके अंदर आयरन ही आयरन है, बेचारा वो तो जल्दी ही राम नाम सत्या हो जाएगा, है ना। ऐसे ही थैलासीमिया का भी केस है, सिकल सेल एनीमिया एंड ऑल दैट। तो आप एक जैसी अप्रोच सबके लिए नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। बस इतना ही था। एक छोटा सा टॉपिक और भी है, हाइबरनेशन करके। आपको ये पता है कि भाई जो एंडोथर्म्स, यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं आउटसाइड के हिसाब से, विंटर में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है तो उनकी स्लो ब्रीदिंग हो जाती है। अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए वो डीप स्लीप में चले जाते हैं ताकि एनर्जी बचे, इसे हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन कहते हैं। विंटर्स में बेसिकली वो सब करते हैं। अगर आप पोलर रीजन, जैसे पोलर पोलर बेयर्स होते हैं, आर्कटिक के अंदर जो स्क्विरल्स हैं वहां पे, ठीक है, वो भी हाइबरनेशन में जाती हैं, विंटर में चली जाती हैं। लेकिन भाई थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज अब वहां पे इतना टेम्परेचर होता ही नहीं, तो ये बेचारी अब हाइबरनेशन में जाती ही नहीं है, ऊपर ही घूमती रहती हैं। तो ये तो थोड़ा हाइबरनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक और टर्म होते हैं जिसे हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन गर्म जगह पे होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो कुछ स्पीसीज होते हैं, खासकर डेजर्ट रीजन के अंदर जहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस हो सकता है, तो वो भी अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी ठंडी होती है ना। यूजली इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स दोनों ही इस तरह का काम करते हैं, है ना, ताकि उनकी एनर्जी कंजर्व हो, वो सर्वाइव कर सकें, है ना। और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट वगैरह में, इवन वो एक्सक्रीशन भी नहीं करते हैं, है ना। वो सारी चीजें भी यहाँ पे हैं। तो मैनी रेप्टाइल्स एंड द एम्फीबियंस शो एस्टिवेशन। अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है अदर देन बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, फिशेज, है ना। तो वो भी कुछ तरह की एक्टिविटी करते हैं, बैट्स, टर्टल्स, फिशेज, रैट्स, बियर्स। करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन यूजली जो वार्म ब्लडेड जो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो स्पीसीज होते हैं, जो ठंडी जगह पे रहते हैं ज्यादा, वो हाइबरनेशन करते हैं। वैसे थोड़ा सा आपको टॉपिक पता होना चाहिए, इसके अलावा इसमें कुछ था नहीं। कुछ दो तीन एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं, पढ़ना चाहो तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो यहीं पे आज इसको हम लोग एंड करते हैं। लेकिन दोबारा से आपको विश करना चाहूंगा, जो बच्चे अटेम्प्ट लिख रहे हैं या नेक्स्ट ईयर लिखेंगे, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ईमानदारी से लगे रहें, अपने पर भरोसा रखें।
मंजिल आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।